हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब चलते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। दोस्तों, हम लोगों ने प्रेमचंद युगीन कहानी की विशेषताएं जान ली थी और जाना ये भी था कि प्रसाद और पंत सॉरी प्रसाद और आपके प्रेमचंद जी कैसे दोनों में डिफरेंस आता है, और पेंडे विचन शर्मा उग्र कैसे उन दोनों से अलग थे, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जान लिया है। अब हम लोग चलते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में। देखिए, जब प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको देखने को मिलती है। एक है उसमें जिसमें मार्क्सवादी अप्रोच देखने के लिए मिल जाता है। मार्क्सवाद तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। दूसरा है जिसमें मनोविश्लेषण वाद आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्क्सवाद में यशपाल का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, इसके प्रमुख हस्ताक्षर। और मनोविश्लेषण वाले में दो लोगों का नाम ज़्यादा आता है। पहले तो हो गए शेखर एंड दूसरे हो गए जोशी। ये दो लोग आपके क्या हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में, मतलब दो धाराएं आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तीसरी धारा भी आती है जो कि स्वतंत्र रहती है, उनमें भी कुछ कहानीकार हैं, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं मार्क्सवादी। देखो, जैसा कि आप सबको पता होगा मार्क्सवादी अप्रोच कैसा रहता है। वो क्या है, मर्यादा, धर्म, नैतिकता का जो आवरण होता है, थोथापन होता है ऊपरी, भाई ये मर्यादा हो गई, ये नैतिकता, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की 3-13, तो इनका कोई मतलब नहीं था मार्क्सवादियों का। इनका सिंपल सा मतलब तात्पर्य था, जो संघर्ष है, संघर्ष की जो चेतना थी वो है, संघर्ष चेतना इसमें देखने के लिए मिलती है। क्योंकि ठीक है, ये प्रकृतिवाद के रास्ते में कहानी बढ़ रही होती है और कहानी में जो स्थूलता थी वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। स्थूलता बिल्कुल मतलब समाप्त हुई और कहानियाँ क्या हो, सूक्ष्मता की ओर प्रसिद्ध आपको चल जाती हैं। सूक्ष्मता की ओर अग्रसित हो जाती हैं कहानियाँ। और क्या है, इसमें आपको व्यक्तिवाद प्राप्त हो जाएगा। व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति को कहानियों के बीच में रखा जाएगा और उसकी समस्याओं को देखा जाएगा और समझा जाएगा कि ऐसे सभी मर्यादा, धर्म, नैतिकता क्या है, खराब हैं, जो कि किसी व्यक्ति के विकास में बाधक बने। तो वो यशपाल की कहानियों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनकी प्रमुख कहानी अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी हैं, वह है आपका कर्मफल, आपका फूल की चोटी हो जाएगी, चार आने, पुनिया की होली, आपका आदमी का बच्चा, पर्दा। पर्दा बहुत पूछी जाती है, पर्दा किसकी कहानी, ये और ये कर्मफल सीरियल लगाने में आते हैं। ठीक है, आपको इनको क्या है पढ़ के रखना है। आप लोग इनका टाइम पीरियड कमेंट बॉक्स में बताइएगा। करवा का व्रत, आप समझ सकते हैं करवा का व्रत को लेकर इनकी क्या हो रही होगी। पति व्रता, ये सब क्या है आपकी यशपाली कहानियां हैं जो कि क्या है मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। और इनपे क्या है आपको मार्क्सवाद का प्रभाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आदमी का बच्चा, पर्दा, धर्मरक्षा, इनमें से सबसे ज़्यादा पर्दा आपसे पूछी जाती है और आपका कर्मफल पूछी जाती है। इन्हीं जो मार्क्सवादी अप्रोच के कुछ अन्य रचनाकार भी थे, जैसे रंगे राघव का नाम आ जाता है आपका, रांगे राघव। भैरव प्रसाद का भी नाम आ जाता है इसमें। नागार्जुन का भी नाम आ जाता है। नागार्जुन तो बाद तक रचना लिखते रहे। इनमें से रांगे राघव थोड़ा ज़्यादा फेमस है। जो पढ़ना है इनकी गदल, गदल कई बार के टाइम पीरियड में पूछा जाता है। पंच परमेश्वर इन्होंने भी एक लिखी है। दूसरी पंच परमेश्वर किसने लिखी है बताइएगा। मृग तृष्णा, मैंने इससे पहले बताया हुआ इसके पहले वीडियो में शायद। मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम, शैतान, ये इनकी कुछ फेमस कहानियां हैं। रंगे राव गदल का टाइम पीरियड पूछता है। सपने का अंत भैरव प्रसाद की है। और कई बार ये पूछ लेता है कौन मनोविश्लेषण से संबंधित है, कौन मार्क्सवाद से। तो ये नाम याद रखना है, रांगे राव, भैरव प्रसाद वगैरह के आपको। ठीक है, सिविल लाइन का कमरा, ये क्या है, ये भी आपकी कैसी कहानी है। इसमें से ये पूछा जाता है फंदा, इंसान और मक्खियाँ,
इंसान और मक्खियाँ भी भैरव प्रसाद जी की है। ठीक है। ऐसा आज़ादी रोज रोज, ऐसी आज़ादी रोज रोज। ठीक है। तो ये मनोविश्लेषण से संबंधित जो प्रमुख प्रमुख कहानियाँ थी वो हमने, वो सॉरी मार्क्सवाद से जुड़ी हुई जो कहानियाँ तो हमने देख लिया। अब इसी समय जो प्रेमचंदोत्तर में जो दूसरी धारा चल रही थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मनोविश्लेषण वाद, इसका नाम से समझ में आ रहा होगा क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक यथार्थ है उसको केंद्र में रख के रचनाएं लिखी जाती हैं। और फ्रायड जो पाश्चात्य आपके सिलेबस में भी है, जो फ्रायड का पाश्चात्य सिद्धांत रहता है कौन सा, मनोविश्लेषण का, उससे प्रभावित हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को क्या है, मनोवैज्ञानिक यथार्थ को क्या है केंद्र में रखकर इन लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। और जो आपके मन के अंदर जो बहुत सारी खिचड़ियाँ पकती रहती हैं उनको उन्होंने क्या है कागज में उतारने की कोशिश की है। इस पर जो जो दो प्रमुख नाम सामने आते हैं आपके, वो हैं जैनेन्द्र जी और इलाचंद्र जोशी। इन्होंने क्या किया, जैसे जोशी हैं आपके इलाचंद्र जोशी, पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये मनुष्य की जो दमित वासनाएं होती है, मनुष्य के अंदर बहुत सारी वासना चलती रहती है, कभी इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहा होता है, कभी उसके बारे में सोच रहा होता है। उन्हीं सभी वासनाओं को क्या इन्होंने कागज पे अपनी जगह दी है। और बहुत सारी रुग्ण मनोवृत्तियां होती हैं। रुग्ण मनोवृत्ति से तात्पर्य क्या होता है कि आपके मन में बहुत सारे गंदे विचार चलते रहते हैं। जब आपके अंदर मन परिष्कृत नहीं होता आपका, तो आप किसी भी को देखते हैं तो आपके मन में वैसे गंदे गंदे ख्वाब आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। उन सारे का वर्णन कौन से, ये मनोविश्लेषणवादी जितने भी रचनाकार हैं वो आपको वर्णन देते हैं। इच्छाओं का, आपकी इच्छाएं जो होती हैं उनका भी वर्णन आपको यहाँ मिल जाएगा। अहंकार, सॉरी इनको लिखता भी जाता हूँ, जैसे अहंकार आपको इनके यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या है, आत्मरति मिल जाएगी इनकी, आपको ईर्ष्या वगैरह, इनकी मतलब जितनी भी जो आपके मन के अंदर जो बहुत सारे गुण चलते रहते हैं उन सबका वर्णन आपकी इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिल जाएगा। अंधविश्वास वगैरह, इन सब के बारे में आपको इनकी कहानियों में चर्चा देखने के लिए मिल जाएगा। इन सब का क्या है, सूक्ष्म और सांकेतिक वर्णन आपको इनकी कहानियों में देखने के लिए दिखेगा। सूक्ष्म और सांकेतिक मतलब पूरा पूरा वही नहीं, कहानी वही अच्छी होती है जो क्या है कि कुछ कुछ कहते हुए सब कुछ कह जाए। मतलब अगर एक ही चीज को ढोल पीटती रह जाएगी तो कहानी क्या हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी और क्या हो, स्थूलता ले लेगी। तो वो कहानियों में ऐसा नहीं है। ठीक है। और अगर इनकी कहानियों की बात की जाए जोशी जी की, तो उनमें कौन कौन सी प्रमुख कहानियां उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे रोगी हो गई, आपकी हो गई परित्यक्ता। परित्यक्ता समझते हैं मामला, मतलब जिसको उसके पति ने छोड़ दिया हो। खंडहर की भाषाएं, खंडहर की आत्माएं हैं शायद, हाँ जी, खंडहर की आत्माएं। आपका दुष्कर्मी, आप जैसे दुष्कर्मी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुष्कर्मी में किस प्रकार के लोगों की भावनाओं का वर्णन हुआ होगा, समझ सकते हैं आप। और बदला, ये सब क्या है, इलाचंद जोशी की कहानियां हैं। तो अगला नाम जो इसी मनोविश्लेषणवाद में आता है वो है जैनेन का। इन्होंने क्या है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान को ज्यादा महत्व दिया है। व्यवहारिक मनोविज्ञान को ज्यादा महत्व दिया। और इनकी जैसे पत्नी, पाजेब, जाह्नवी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, एक रचना ग्रामोफोन नाम से है। आप ये बताइएगा वो किसकी रचना है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। और पूछी भी गई, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और ग्रामोफोन दोनों अलग अलग एक गो, ये सब क्या है इनकी प्रसिद्ध कहानी है जिसमें पाजेब, पत्नी और ग्रामोफोन का रिकॉर्ड पूछता है। पत्नी तो सिंपल सी बात है, इसमें पत्नी की जो मनोविज्ञान होता है उसका वर्णन किया गया है। इससे जो पति है वो क्या है कि अपने आप को क्रांतिकारी घटनाओं में संलिप्त तो है। मतलब क्या है, वो जो बहुत ही ना क्रांतिकारी है ना ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन फिर भी क्या है वो देर से घर आता है, अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आता है। और क्या है, पत्नी के साथ जो बातें होती हैं और पत्नी का मनोविज्ञान क्या है उसका वर्णन आपको पत्नी कहानी में मिल जाएगी कि क्या वो गुस्सा भी होती है परंतु फिर भी क्या अपने पति की सेवा में रत रहती है।
मतलब चिल्ला देती है, मतलब चिल्लाती नहीं है, किसी चीज़ का जवाब नहीं देती, तो उसके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खाना मांगता तो कुछ जवाब नहीं देती, परंतु क्या बाद में खाना ले जाके रख देती है। तो आपको क्या जैन कहानी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पत्नी में खासकर। ठीक है। इसी समय एक और रचनाकार है जो कि बहुत रूप से सक्रिय रहते हैं, वो है अज्ञे जी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ये भी क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखते हैं। पर क्या है, ये इनके आगे निकलते हैं, इनमें क्या है, चिंतन की गहराई और सूक्ष्मता भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चिंतन की गहराई और सूक्ष्मता आपको अज्ञेय कहानियों में देखने के लिए मिल जाएगा। इनमें से जो छात्र हैं कि जो आस्तिकवादी चिंतकों का थे, उनका गहरा प्रभाव छात्र का है, और जो पाश्चात्य हैं छात्र और जो आस्तिकवादी चिंतकों का, इनके कहानियों में आपको गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो कौन कौन सी हो जाएंगी, जयदोल, कोठरी की बात, रोज, गैगरीन नाम से भी कहानी है और सिलेबस में भी है। इसमें क्या है, एक ऐसी महिला का चित्रण है, मालती, जो कि क्या है, यंत्रवत काम करती रहती है, और वो क्या थी, पहले जो चंचल रहती है, और शादी के बाद क्या होती है, ऐसा खो जाती है कि बस सुबह उसको किसी चीज़ का कोई पता नहीं चलता, घंटे बज रहे हैं, बजने दीजिए, मतलब अपने आप को बिल्कुल खो जाती है कि वो क्या थी। द्रोही, सरलदाता, सरलदाता का टाइम पीरियड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सरलदाता, विपदगा, ये क्या है, इनकी फेमस कहानियां हैं। इनमें से रोज आपके सिलेबस में सरलदाता का टाइम पीरियड पूछता है, ये कई बार आ चुकी है। और इसी समय क्या है, आपका जो ये प्रेमचंदोत्तर युग है, उसमें कई सारे स्वतंत्र रचनाकार भी लिख रहे थे, जो कि इन दोनों फाकों के बीच में थे, जो कि न मार्क्सवादी थे पूर्णतः, ना ही मनोविश्लेषणवादी थे। इनमें से नाम आ जाता है आपके भगवती चरण जी का नाम आ जाता है, भगवती चरण वर्मा जी का नाम आ जाता है, और आपका अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क। ये दोनों लगभग उसी टाइम के रचनाएं लिख रहे थे, लेकिन आपके बहुत ही अलग इन दोनों से। वो क्या है, सामाजिक यथार्थ की क्या है, जो व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, वो इनकी रचनाओं में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या इन दोनों की रचनाओं में क्या है, सामाजिक यथार्थ की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति आपको इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो इनकी रचनाएं अगर देख लीजिए कौन कौन सी हैं, ये दो बाकी पूछी जाती है। अगर अगली पूछी जाए, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, इनकी फेमस रचना है। प्रायश्चित, ज्यादा लोगों ने प्रायश्चित पढ़ी होगी। इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट है दूसरा पहलू। ये क्या है, फेमस रचनाएं हैं। बस की बात की जाए तो इनकी भी कुछ फेमस रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। वो थी, वह मेरी मंगेतर थी। क्या है ये, प्रेम, इनकी अस्की जी की फेमस रचना है। काल साहब है आपकी, बैगन का पौधा है, और पिंजरा है। ये क्या है, आपकी अस्की जी की फेमस फेमस रचनाएं हैं, जो कि पूछी जाती है। इनमें पिंजरा पूछी जाती है, कई बार समय पूछ लिया जाता है। हम अभी समय की लिस्ट अलग से लिस्टिंग करवा देंगे, तो उनमें क्या आपको समय और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और प्रमुख प्रमुख कैरेक्टर का अलग से एक वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। अब अन्य लोग भी इस समय रचना लिख रहे हैं, जैसे निराला हो गए आपके, इसी समय आपके पंत भी लिख रहे थे, ऋषभ पंत नहीं, देवी लिख रहे थे, लेकिन ये क्या है, ये सब अपनी अपनी अलग अलग धाराओं पे लिख रहे थे। तो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में समझाया प्रेमचंदोत्तर युग में क्या है, दो धाराएं आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। एक जिसका अप्रोच मार्क्सवादी रहता है, और दूसरी धारा जिसका अप्रोच क्या रहता है, मनोविश्लेषणवादी रहता है। मार्क्सवाद में आपका किसका किसका नाम आ जाता है, मार्क्सवाद में आपका नाम आ जाता है यशपाल जी का नाम आ जाता है,
यशपाल उसके केंद्रीय व्यक्तित्व रहते हैं, जो कि दंतों की क्या है, जो शोषित वर्ग होता है उसकी भावनाओं को आगे रखते हैं। इनके अलावा अन्य नाम रामगे राघव हो गया, भैरव प्रसाद गुप्त हो गया, नागार्जुन का नाम आ जाता है। वहीं जब हम मनोविश्लेषण की बात करते हैं उसमें इलाचंद जोशी जी का नाम आ जाता है, जैनेन्द्र का नाम आ जाता है, अज्ञे का नाम आ जाता है। और इनसे अलग जो है भगवती चरण वर्मा हो गया, अश्क हो गया, निराला पंत देवी क्या है, ये अन्य प्रेमचंद उत्तर युग के प्रमुख रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।